हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। पढ़ाई चल रही होगी, रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ाई में ढील नहीं छोड़नी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्सेस कैप में। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया था सॉलिड्स का, और सॉलिड्स को हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो सॉलिड्स का क्लासीफाई किया था ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पे, यानी कि दो टाइप के सॉलिड्स थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने डिवाइड किया 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी थी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड हमने डिवाइड किया इन्हें आयनिक सॉलिड्स, थर्ड में डिवाइड किया हमें इन्होंने, थर्ड कैटेगरी बनाई कोवेलेंट सॉलिड्स, और फोर्थ कैटेगरी हमने बनाई मेटालिक सॉलिड्स। तो इन 4 टाइप के सॉलिड्स को हमने क्लासिफाई किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। देखो अमॉर्फस हमारे कंसेप्ट से बाहर है, अमॉर्फस में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया। क्रिस्टलाइन को जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के हिसाब से अलग अलग सॉलिड्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग 4 टाइप के सॉलिड्स निकाले। तो एक एक करके चुन चुन के इनको करेंगे डिस्कस। चुन चुन के पहला आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे? नाम से मालूम पड़ रहा है मॉलिक्यूलर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। अब जब साइंटिस्ट ने इन मॉलिक्यूल्स को देखा तो इनके अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग थी। अब आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे वैंडर वाल फोर्सेस, और इन वैंडर वाल फोर्सेस में आपने पढ़े होंगे लंदन फोर्सेस, लंदन से आया मेरा दोस्त, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्स में आपने देखा होगा लंदन फोर्स के अलावा उसमें थे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसमें आपने देखा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आपने देखा होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये कुछ टाइप के वैन डर वाल फोर्सेस थे। इन वैन डर वाल फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिवाइड किया। तो सबसे पहले लिखेंगे नॉन पोलर सॉलिड्स। तो 1 का ए पार्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ए पार्ट नॉन पोलर सॉलिड्स। तो आइए डिस्कस करते हैं पहली कैटेगरी नॉन पोलर सॉलिड्स। अब नॉन पोलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होंगे वो तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन जो फोर्सेस होंगी वो होंगी नॉन पोलर कोवेलेंट फोर्सेस या कोवेलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं H2Cl2I2, और यहाँ जो फोर्सेस लगेंगी वो लगेंगी हमारी लंदन से आई हुई फोर्सेस, लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस। तो सर अब ये लंदन फोर्सेस क्या होती हैं? तो आपने क्लास 11 में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए। तो लंदन फोर्स क्या होती हैं?
इसको यहाँ से हटा देते हैं। लंदन फोर्सेस में आपने देखा होगा, लंदन फोर्सेस एक्ट कब करती हैं? जब एक टेम्पोररी डायपोल होता है। अब सर ये टेम्पोररी डायपोल क्या बला है? तो टेम्पोररी डायपोल वो बला है जब अनइवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनइवन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही एक टेम्पोररी डायपोल बनता है, और जब ये टेम्पोररी डायपोल बनेगा तभी हमारी ये फोर्सेस एक्शन में आएंगी। अब टेम्पोररी डायपोल का मतलब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही एक और एटम है। अब जब मैं इन एटम्स को पास लेके आऊँगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज से, और यही सेम इलेक्ट्रॉन इससे रेपेल भी करेंगे, इससे रेपेल भी करेंगे। मतलब कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्जन भी होगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एक अनइवन कंडीशन शो करेंगे, और अनइवन की वजह से बनेगा टेम्पोररी डायपोल, और टेम्पोररी डायपोल की वजह से बनेगा लंदन फोर्सेस। अब ये लंदन फोर्सेस डिपेंड किस पे करती हैं? तो ये डिपेंड करती हैं 2 कंडीशन पर। एक तो एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब जितना हम इनको पास लेके आएंगे उतना ये फोर्स बढ़ती जाएंगी। सेकंड, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी यानी कि पोलराइजेबिलिटी यानी कि जितना ज़्यादा इनका पोलराइजेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये फोर्सेस बढ़ेंगी। तो ये हो गया हमारे लंदन फोर्सेस। अब इसी फोर्स की वजह से यहाँ पे होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स। अब हमें पता है कि ये लंदन फोर्सेस हैं, ये सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब ये फोर्स इतनी वीक है तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ये सॉफ्ट होंगे, और ये सॉफ्ट होने के साथ साथ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारे नॉन पोलर सॉलिड्स। एक कंडीशन उसमें और होती है, एक पॉइंट और है कि ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं। लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। यानी कि अगर हम इस पर बहुत ही लिमिटेड प्रेशर अप्लाई करें, बहुत ही लिमिटेड टेम्परेचर दें, तो उस कंडीशन में ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये हमारे हो गए नॉन पोलर सॉलिड्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बी कैटेगरी के। बी कैटेगरी के बी क्लास लोग, ये हैं पोलर सॉलिड्स। तो पोलर सॉलिड्स हैं तो इनके बीच में फोर्सेस या बॉन्ड्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल HCl SO2। यहाँ पे जो फोर्सेस होती हैं वो होती हैं डाईपोल 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 इंटरेक्शन। अब ये डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन क्या है? तो वही मेरा फ़र्ज़ बनता है बताना इसको, ये मेरा फ़र्ज़ है। डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन, डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन में आपने देखा होगा डाईपोल कब बनता है? जब 2 ऑपोजिटली चार्ज एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, H+ Cl-। अब ये H+ और Cl-
एक डाइपोल है। जब एक और यहाँ पे H प्लस Cl माइनस होगा तो एक और डाइपोल बनेगा। तो दोनों डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन है हम उसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एज सिंपल एज दैट। ये हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है लंदन फोर्सेस से, और जब ये स्ट्रॉन्गर होगा लंदन फोर्सेस से तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इनका हाइयर होगा, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉलिड्स। लेकिन ये फिर भी सॉफ्ट बने रहेंगे, वही सेम प्रॉपर्टी। ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। और ये सेम लिक्विड और गैसियस स्टेट पे होंगे। किस पे, किस कंडीशन पे? रूम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। तो ये थे हमारे पोलर सॉलिड्स। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सी कैटेगरी के सी क्लास लोग, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। अब सी कैटेगरी के समझ के सी कैटेगरी मत समझना, इन्हें हल्के में मत लेना। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हल्के में क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। जितने भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल आइस या H2O। अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो होगी H से O की, H से N की, H से F की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, फ्लोरीन की। इसी से ही बॉन्डिंग होगी, ये कंडीशन है। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं पर ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने मेंटोस खाई होगी और आपके दिमाग की बत्ती जली होगी और आपने बोला सर H2 लिखा हुआ है, हमें बेवकूफ़ मत समझिए। H2 होता है, H2O जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मैंने आपसे भैया 2 मेंटोस ज़्यादा खाएंगे, तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे आइस लिखा हुआ है, और आइस लिखा हुआ मतलब है कि आइस नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम यहाँ पे आइस लेके चल रहे हैं, वाटर को लेके नहीं चल रहे हैं। तो कंडक्टिविटी के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम आयनिक सॉलिड डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आइस को मान लीजिए एक नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इनकी स्टेट क्या होती है? इनकी स्टेट होती है वॉलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। सॉफ्ट से सॉलिड, बहुत ही सॉफ्ट से सॉलिड है ये। वॉलेटाइल लिक्विड, सॉफ्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम तो भैया रूम टेम्परेचर की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। रूम टेम्परेचर और प्रेशर, सीधी सीधी बात है, ये वाली बात है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए, वॉलेटाइल लिक्विड है, सॉफ्ट रूम टेम्परेचर, सॉफ्ट सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरा फर्ज बनता है दोबारा से, ये हो गया H2O। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी H2O है इस तरफ, इनके बीच की बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो ये हो गए हमारे सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हमने देखा कि अलग अलग फोर्स के हिसाब से कैसे हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिवाइड किया है। अब हम आगे देखेंगे आयनिक सॉलिड्स। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आते हैं आयनिक सॉलिड्स। अब मामला हो जाएगा गंभीर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ती जाएगी। आयनिक सॉलिड्स, नाम से मालूम पड़ रहा है आयंस, और हमें पता है कि दो टाइप के आयंस होते हैं। कौन बताएगा? आप ही बताएंगे भाई। आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, जो कि दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन कौन से चार्ज होते हैं? सही कहा, कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब इन आयंस के बीच में फोर्स कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये इसको बनाएंगे हार्ड और ब्रिटल, हार्ड और ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल। और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP BP। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हार्ड ब्रिटल और हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया। अब इनकी एक प्रॉपर्टी है कि इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर होते हैं जब ये होते हैं सॉलिड स्टेट में। इंसुलेटर सॉलिड स्टेट में, लेकिन मोल्टन स्टेट में ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट, या फिर जब ये डिसॉल्व होते हैं वाटर में। अब सर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जब हमने वाटर में इसको डिसॉल्व किया, तो पहली बात तो यहाँ पे एग्जांपल लिखिए अब NaCl। जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो Na हुआ अलग और Cl हुआ अलग। अलग अलग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए। इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो कंडक्ट हुई इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे और एक टेम्परेचर पर। अब मैंने आपको पहले वीडियो में एग्जांपल दिया था बस वाला। 3 सीट्स थी बस में, एक साइड में 4 लोग बैठे हुए थे, सुकड़ के बैठे हुए थे और अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे। अब उसी कंडीशन में गर्मी पड़ जाए, सपोज टेम्परेचर एकदम से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपको एक दूसरे से दूर भागने का मन करेगा? बस में जो लोग बैठे हुए थे वो इस प्रकार चिपक के बैठे हुए थे। गर्मी बढ़ी, ये भागे दूर दूर। दूर दूर भागने की वजह से क्या हुआ? ये फ्री हो गए, और फ्री होने की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। तो एज सिंपल एज डैट, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। तो यहाँ पे भी ये हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए मोल्टन स्टेट में या डिसॉल्विंग वाटर में, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। तो ये रहा आपका आयनिक सॉलिड्स। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या भाई, सॉलिड पढ़ रहे हैं, सॉलिड डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स। अब कोवैलेंट सॉलिड्स में कौन सी फोर्स होगी? कोवैलेंट सॉलिड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। अब ये आपको पता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स। इन्हें हम बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स।
जाइंट मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे कहानी है। कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपको पता है शेयरिंग होती है, यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र तो होता नहीं है, शेयरिंग होती है। तो क्या करता है, सबको शेयर करता है कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आप भी आ जाइए। तो सबको बुला बुला के अपने पास ही शेयर कर लेता है, और जब सब इकट्ठे एक झुंड में खड़े हो जाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो वो एक बल्कि दिखेंगे, जाइंट दिखेंगे। तो इसलिए से कहते हैं हम जाइंट मॉलिक्यूल्स। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते किसके बीच में हैं? एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये ध्यान रखने वाली बात है, एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, जाइंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका। इतना हाई है कि मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, मे डिकम्पोज बिफोर रीचिंग मेल्टिंग पॉइंट। इतना हाई है कि इतनी एनर्जी हमने इनको दे दी कि मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो गए। बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी हाई फोर्स, बहुत स्ट्रांग है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत ही हाई क्या होगा, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल होंगे ये, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। अब जब ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका। एग्जाम्पल डायमंड, बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल, बहुत ही महंगा एग्जाम्पल। डायमंड क्या होते हैं, इंसुलेटर। अब सर यहाँ पे एक्सेप्शन है। अब क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है कंडक्टिविटी को लेके। ग्रेफाइट, डायमंड तो इंसुलेटर है, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कंडक्टर है। ग्रेफाइट कंडक्टर है, क्यों कंडक्टर है? क्योंकि ग्रेफाइट में हमने देखा कि एक कार्बन एटम नेबरिंग 3 कार्बन एटम से ज्वाइंट होता है, बॉन्ड बनाता है, और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो उसकी लेयर बनाएंगे, कार्बन के दो पीछे कार्बन, कार्बन के दो आगे कार्बन, बोलो कितने कार्बन? ये हो गई हमारी कार्बन की लेयर। एक मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट लेयर बना के देखी है, ऐसी बहुत सारी लेयर आपस में भी होती हैं। एक लेयर नीचे बनाएंगे, कार्बन के दो आगे कार्बन, कार्बन के दो पीछे कार्बन, बोलो कितने कार्बन? ये बनी कार्बन की लेयर। अब एक कार्बन एटम अपने नेबरिंग 3 कार्बन एटम से या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो एक रह जाएगा फ्री, हर लेयर में एक फ्री रह जाएगा। और इसी फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब ये लेयर आपस में स्लाइड भी करती हैं। कैसे करती हैं? सपोज ये एक लेयर है कार्बन की, ये भी एक लेयर है कार्बन की, ग्रेफाइट है। अब ये आपस में स्लाइड करेंगी। जब स्लाइड करेंगी तो क्या होगा, ये एक तरीके से फ्लो करेगा। स्लाइड करने की वजह से ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट एक्ट करते हैं एज लुब्रिकेंट। ये एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये थे हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स। अब बात करेंगे मेटालिक सॉलिड्स की। तो अब हम बात करेंगे मेटालिक सॉलिड्स की। मेटालिक वाले सॉलिड, मेटालिक सॉलिड बॉन्डिंग कौन सी होगी? मेटालिक बॉन्डिंग होगी। अब मेटालिक बॉन्डिंग, तो देखिए यहाँ पर
आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक पॉजिटिव आयन, सपोज करो यहाँ पर एक एटम है, पॉजिटिव है, ये एक एटम यहाँ पॉजिटिव है, ये एटम यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कोई भी एटम मान लीजिए, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके आउटर शेल में इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सबके इलेक्ट्रॉन इतने पास पास होने की वजह से ऐसा मालूम पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे एक सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। सी एक समंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एक पॉजिटिव आयन हेल्ड टुगेदर हो रहा है या फिर जुड़ रहा है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन सा यहाँ मालूम पड़ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन सा, जिसकी वजह से इनकी, हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो कंडक्टिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो पता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। सपोज करो मैंने एक ली रॉड ली, मारने के लिए नहीं ली रॉड, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रॉड ली है मैंने। यहाँ पर मैंने एक लगाया फ्लेम, यहाँ पर लगाया एक फ्लेम, इस फ्लेम की वजह से यहाँ पे हीटिंग हुई, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट होना शुरू होंगे और हीट होने की वजह से इस कोने से हीट इस कोने तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपका हाथ यहाँ पर है तो वो हॉट हो जाएगा, उसे गर्मी फील होगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है हीट, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, तो इसे ही कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इसे ही कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब इनकी एक प्रॉपर्टी और है मेटेलिक बॉन्डिंग की। आपको पता होगा मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही जानी मानी और फेमस प्रॉपर्टी होती है, ये होते हैं मेलिएबल और ये होते हैं डक्टाइल। मेलिएबल मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स और डक्टाइल मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, यानी कि हम इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही होती है इनकी प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होती है, सी और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होता है। तो ये थे आपके सारे सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। टिल देन गुड बाय।